Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attend this question, please go to today's daily news analysis because all of these questions have been taken from those particular news items only. So these particular questions, most of them you would be easily able to answer. Okay, so let's look at the question. First question is, when did Hamas initiate the cross-border attack that escalated the conflict with Israel? So the context is basically a ceasefire has been signed between Israel and Hamas, and this particular ceasefire is for the war efforts which began by Hamas on which particular date. So Hamas ने कब attack किया था? That is basically the question. So the correct answer for this particular question is option C, October 7, 2023, when Hamas basically attacked the territory of Israel and then it was retaliated upon. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्रीज ब्रोकर्ड द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड हमास इन जनवरी 2025. सो बेसिकली जनवरी 2025 में जो पर्टिकुलर आपका सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर में मीडिएटर्स कौन थे? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस. द थ्री कंट्रीज विच वर मीडिएटिंग बिटवीन दिस इजराइल एंड हमास ग्रुप वर बेसिकली यूएस, योर इजिप्ट एंड कतर. एंड इफ यू विल लुक एट द ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन बी इन दिस पर्टिकुलर केस. क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्लीकट्टू इज ट्रेडिशनली कंडक्टेड ड्यूरिंग विच तमिल फेस्टिवल. तो आपके जनवरी मंथ के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में यू हैव द फेस्टिवल ऑफ जल्लीकट्टू. सो ये बेसिकली किस पर्टिकुलर फेस्टिवल पे होता है? सो इट इज दिवाली, ओनम होना चाहिए, सॉरी, नवरात्रि और पोंगल. सो द करेक्ट आंसर इज जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड ऑन ड्यूरिंग द पोंगल मंथ और पोंगल सेलिब्रेशन इन तमिलनाडु. सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट पे आते हैं, विन स्टेट प्राइमरली एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू. आई थिंक दिस शुड हैव बीन क्वेश्चन नंबर 3, राइट? तो कौन सी स्टेट के साथ जल्लीकट्टू एसोसिएटेड है? सो दिस इज बेसिकली तमिलनाडु ओनली. सो फोर्थ का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोजेक्ट इज आईएनएस सूरत अ पार्ट ऑफ? तो आज हमने दो वॉरशिप्स और एक सबमरीन को कमीशन किया है. दो आपकी जो वॉरशिप्स आपकी कमीशन करी गई दो हैं, वो है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी. और आईएनएस वाक्षीर जो एक आपकी सबमरीन है उसको भी एक ही दिन में हमने 3 को कमीशन किया है. तो एक बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आपके आता है कि बेसिकली जो आईएनएस सूरत है, आईएनएस नीलगिरी है, किस प्रोजेक्ट के अंदर में से कंसेप्टलाइज किया गया है, किस प्रोजेक्ट में इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है? सो यू शुड नो दिस कि आईएनएस सूरत है, दिस इज पार्ट ऑफ आईएनएस, this is part of project 15B. Okay, so correct answer to question 5 is going to be option B. Similarly, INS सूरत के अलावा INS नीलगिरी है, ये फर्स्ट शिप किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की है? So INS नीलगिरी आपका 15B में तो आपने INS सूरत करा है. प्रोजेक्ट 17A इज द प्रोजेक्ट जिसमें आपने INS नीलगिरी को कमीशन करा है. ठीक है, सो रिमेंबर दीज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. एंड सिमिलरली अगर INS वाक्षीर का पूछा जाए तो INS वाक्षीर इज द फाइनल सबमरीन अंडर विच प्रोजेक्ट? सो यहां पे आपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. बट INS वाक्षीर जो है ये किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सबमरीन है? सो दिस इज अ सबमरीन अंडर द वेरी फेमस प्रोजेक्ट 75, जिसके अंदर में हमने 6 सबमरीन्स को डेवलप करा है. 6 सबमरीन्स कौन सी हैं, कौन सा नाम है, किस टाइप की है? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस. तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ ब्लड मनी रेफर टू? तो ब्लड मनी का कंसेप्ट जो आज हिंदू न्यूज़पेपर में हुआ है और डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है वहां पे, उसको हमने आज अच्छे से डिस्कस करा है यहाँ पे. तो ब्लड मनी का कंसेप्ट क्या है? सो ब्लड मनी इज द कंसेप्ट वेयर यू आर नॉट लुकिंग फॉर रिटेलिएशन. जो पर्टिकुलर विक्टिम फैमिली है वो रिटेलिएशन नहीं बट रिकंसिलिएशन करना चाहती है, सेटलमेंट करना चाहती है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस ब्लड मनी इज बेसिकली कंपनसेशन गिवन बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम्स फैमिली. तो अगर किसी ने कोई मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड कमिट करा है तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑफेंडर है वो विक्टिम फैमिली को यहां पे कंपनसेशन प्रोवाइड करता है. सो विच इज बेसिकली ऑप्शन डी, कंपनसेशन पेड टू द विक्टिम्स फैमिली. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री मैंडेट्स ब्लड मनी इन केसेस लाइक रोड एक्सीडेंट विद द अमाउंट डिटरमाइंड बाय शरिया कोर्ट्स? सो वी डिस्कस 4 कंट्रीज एग्जांपल. एक हमने सऊदी अरेबिया एग्जांपल डिस्कस किया था, सुन्नी कंट्री है. ईरान का डिस्कस किया था, शिया कंट्री है, वहां पर भी है. आपका पाकिस्तान का एग्जांपल डिस्कस किया था और यमन का एग्जांपल डिस्कस किया था. मेजरली दिस इज अ प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ शरिया लॉ. दिस इज अ प्रैक्टिस इन मुस्लिम कंट्रीज, तो हर कंट्री में होता है बट इट इज मैंडेटरी. द ब्लड मनी इज मैंडेटरी इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया. सो करेक्ट आंसर to question 9 is option C.
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज ए ट्रेड डेफिसिट, कि ट्रेड डेफिसिट को आप कैसे डिफाइन करोगे. सो वी डिस्कस दिस. ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली अ कंसेप्ट और इकोनॉमिक टर्म टू शो कि आपका जो इंपोर्ट्स है कंट्री का ये कितना ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, विच इज बेसिकली कि इंपोर्ट्स को आप रीपे नहीं कर सकते हो विद द वैल्यू विच यू आर जनरेटिंग फॉर एक्सपोर्ट, यानी आपको खुद के पैसे यूटिलाइज करने पड़ेंगे. इस कंसेप्ट को भी हमने समझा था. सो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली कि जब आपके इंपोर्ट्स एक्सीड कर रहे हो एक्सपोर्ट से. सो ऑप्शन डी में यही ऑप्शन है आपका, when imports exceed exports. So correct answer for question 10 is option D. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट कुड अ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट लीड टू. तो हमने ये दो कंसेप्ट डिस्कस करें, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट सिर्फ गुड्स की बात करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ गुड्स की बात नहीं करता है, ये बात करता है आपके करंट अकाउंट ट्रांसफर की, विच इज बेसिकली सर्विसेज के बारे में, एज वेल एज आपका कैपिटल ट्रांसफर. नॉट एग्जैक्टली कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ एफडीआई, बट एटलीस्ट जो पैसा आ रहा जा रहा है, इनकम एक्सेट्रा, रेमिटेंसेस, उसके बारे में. तो अगर किसी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, विच बेसिकली मीन्स कि हम काइंड ऑफ इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हमारी जेब से पे करना पड़ेगा. एंड बाहर की कंट्री वाला वो आपका रुपी नहीं मांगेगा, वो डॉलर में मांगेगा. डॉलर इज बेसिकली और फॉरेन एक्सचेंज, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिड्यूस होगा. सो ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव अ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, इट वुड लीड टू रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया एज ऑफ 2024, विच इज बेसिकली इंडिया के साथ, इंडिया का किस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट है. सो वेरी इजी टू रिमेंबर, हमने ये डिस्कस भी करा है. दिस इज गोइंग टू बी चाइना फॉर 2025 एंड एटलीस्ट फॉर 2026 और 2027 ऑल्सो. इन द नियर फ्यूचर इट इज वेरी हार्ड कि इंडिया इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाए या कोई और कंट्री इसको यहां पे ओवरलैप कर पाए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना. नेक्स्ट पे आते हैं, और बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए, कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, सबसे ज्यादा है, स्पेसिफिकली ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स इन आईटी सर्विस, टेक्सटाइल एंड फार्मा. तो ये चीज में हमने डिस्कस करी है कि जो कंट्री जो आप जिन कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, टॉप पे आपका यूएस आता है, नंबर 2 पे आपका नीदरलैंड्स आता है और थर्ड पे आपका यूके आता है. ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जिनके साथ आपका ट्रेड सरप्लस है. एंड अगेन यहां पर भी जो टॉप पोजीशन है वो कई साल से यूएसए के पास है, एंड प्रोबेबली इट लुक्स लाइक कि नेक्स्ट 1-2 साल भी यूएसए इज गोइंग टू बी द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच टीयर क्लासिफिकेशन अंडर द यूएस एआई एक्सपोर्ट रूल्स इंक्लूड्स इंडिया. तो यूएस ने एआई एक्सपोर्ट लो लगाया कि किन कंट्री के साथ एआई की टेक्नोलॉजी यूएस कंपनी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किन में कुछ रेगुलेशन होगी और किस पे एक टोटल रेगुलेशन है, टोटल आपका बैन ही है. तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया को किस पर्टिकुलर टीयर में रखा गया है. सो इंडिया इज बीन केप्ट इन टीयर 2 जहां पे कुछ रेगुलेशंस लगाई जाएंगी. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन बी. अगेन आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज वॉच हिंदू न्यूज एनालिसिस. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्रीज आर क्लासिफाइड अंडर टीयर 3 फेसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू यूएस एआई टेक्नोलॉजी. सो इसके अंदर में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, टीयर 3 में हमने पढ़ा था कि जो आपकी जितनी भी कंट्रीज आपके यूएस के एनिमी कंट्रीज में आप काउंट कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज आर क्लासिफाइड अंडर टीयर 3. तो अगर आप यहां ऑप्शन देखोगे, यू वुड सी चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर, विच आर बेसिकली कंट्रीज विच डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद यूएस, और इन्हीं को ही टीयर 3 पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में रखा गया है. सो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्रीज आर included in the general validated end user list for using US technology. So although 3 tiers में करा गया है, there are 2 countries जिनको हमने एक general validated end user list में रखा गया है. तो end user list के अंदर में कभी-कभी आपको allow किया जाएगा इन countries को as an end user to allow usage of US technology. और वो 2 countries हैं आपकी, एक तो tier 2 country India और एक tier 3 country China. तो इस particular केस में the correct answer of question 16 is going to be option A. नेक्स्ट पे आते हैं, द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो ये पर्टिकुलर चीज हमने वहां डिस्कस करी आपके न्यूज एनालिसिस में. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो प्रोजेक्ट 75 में हमने क्रिएट करी है, 6 सबमरीन्स बनाई हैं आपकी, सबको कलवरी क्लास सबमरीन्स भी आप बोल सकते हो. उसकी 6th सबमरीन बागशीर जो है वो आज हमने कमीशन कर दिया, उसको हमने अब नेवी के अंदर में यूसेज के लिए, सर्विस के लिए उसको पुटअप कर दिया है. और जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो इंडिया ने डेवलप करी इन कोलैबोरेशन विद द कंट्री ऑफ फ्रांस. तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस भी हैं इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसको बोला जाता है? इज इट नोन एज अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? तो इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। बट द आंसर टू क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन ए, Attorney General is the highest law officer of India. What is his job? His job is to represent the government in the court of law. और बेसिकली कुछ एडवाइस भी हो तो वो भी वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए बना है, ऑल्दो उसको हमने न्यूज में नहीं कवर कर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी है उसने अपना नया हेडक्वार्टर बना है जिसका नाम है इंदिरा भवन। और उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस आपने एस्टैब्लिश करी थी, उसके फर्स्ट पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का नाम क्या था? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था योमेश चंद्र बैनर्जी या WC Banerjee. So the correct answer to question 19 is option D. Okay, finally the last question, the concept of judicial review in India was borrowed from which country? judicial review का concept है इंडिया के अंदर में भी, हर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे 3 organs of government होते हैं, बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वहां पे जुडिशरी के पास में यूजुअली जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, विच इज बेसिकली कि जुडिशरी कैन गो थ्रू अगेन, कैन रिव्यू, वापस से देख सकता है लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, वेदर दे आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री और नॉट, वेदर दे have been substantively and procedurally according to the law of a country. तो ये जो particular judicial review का concept है, ये हमने borrow करा है from the country of USA. ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Okay, so student, these were some important 20 GK questions from today's newspaper. I hope this initiative is useful to you all. In case of any doubt, any feedback, please mention it in the comment box. We will try to implement them in the future. Okay, with this message, I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.